Marketing and sales. As yesterday we were discussing about material management, we discussed purchasing and uh, marketing. You have any idea about marketing? जी सर। क्या होता है मार्केटिंग? जी सर, अगर हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हाँ, हम उससे पहले मार्केट रिसर्च करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट कितना चलेगा उस मार्केट में और लोगों के लिए वो कितना जरूरी है। okay. So that means when we talk about marketing, it is all about the study of exchange relationship. जी क्योंकि सर। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं पहले कि नीड क्या है। जी सर। क्योंकि जब कोई भी सब एक्सचेंज होता है, सपोज जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, जी सर। तो आप उसको देते हैं यहाँ से पैसा, वहाँ से जी आप सर। कोई उस पैसे की वैल्यू की कोई चीज़ लेके आते हैं। जी तो सर। ये जो होता है यहाँ पे एक एक्सचेंज होता है। आपके पास जो चीज़ था वो उसके पास आता है और उसके पास जो चीज़ था वो आपके पास आता है। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज। ओके, तो जी मार्केटिंग सर। जो है इट इज़ ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ दिस एक्सचेंज रिलेशनशिप, कि ये एक्सचेंज कैसे होगा। अगर आपके पास जो पैसा है तब ये आप किसी दुकानदार को देंगे जब उसके पास कोई ऐसा चीज़ है जिसकी आपको ज़रूरत है। जी सर। अगर उसके पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसकी आपको ज़रूरत है, क्या ये एक्सचेंज पॉसिबल है? नो सर। फिर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू विल ओनली enter into this exchange process once there is something with the shopkeeper that will fulfill your need, right? जी सर। तो अब यहाँ पे देखो कि हाउ मार्केटिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है इवॉल्व हुआ है। ये पहले क्या होता था, पहले सेलिंग होती थी, जी सर। आमतौर पे सेलिंग पे फोकस किया जाता था। और सेलिंग पे जब फोकस किया जाता था वो तब फोकस किया जाता था, सपोज किसी के पास कोई चीज़ है, किसी फैक्ट्री के पास इसको ये चीज़, या दुकानदार के पास इसको ये चीज़ बेचना है, तो ये फोकस करता था उस चीज़ को बेचने के लिए, इसे सेलिंग कहते थे। जी सर। लेकिन सेलिंग में सपोज दुकानदार के पास कोई चीज़ है, वो कोशिश करेगा उसे बेचने की, लेकिन आपको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो अगर आप कितनी भी कोशिश करें उसको बेचने की, लेकिन आप ले पाओगे वो चीज़? नो सर। क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए जो सेलिंग है, सेलिंग से आगे कुछ करना पड़ा। जो मैनेजमेंट गुरुज थे, कॉरपोरेट्स थे, तो उनको कुछ सोचना पड़ा इस बारे में। तो वो चीज़ मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग में आप पहले नीड आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि इसमें आता है ना अब रिसर्च, जिसे हम मार्केट रिसर्च कहते हैं। तो इस प्रोसेस में आप क्या करते हैं, यू आइडेंटिफाई द नीड। आप देखते हैं कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, फिर उस चीज़ को बनाने के लिए क्या करना है उसको आप कंसिडर करते हैं। फिर वो चीज़ कैसे वहाँ पे लाया जाए जहाँ पे ये एक्सचेंज पॉसिबल है। सपोज किसी ने कोई चीज़ बनाया और उसकी नीड भी आपको है उस चीज़ की, लेकिन आप कहाँ पे जाओगे उस चीज़ को ढूंढने के लिए, खरीदने के लिए? वेरी गुड, यू विल गो टू द मार्केट, यू विल गो टू द शॉप, इजंट इट? अगर वो वहाँ पे शॉप पे अवेलेबल नहीं है वो चीज़, तो आप क्या करोगे? यू विल नॉट बी एबल टू बाय, है ना? तो मार्केटिंग में ये भी फिर देखना है कि जो चीज़ बनाया, जिसकी नीड है, जो आप बनाया, जिसके लिए जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ किए और उस चीज़ को तैयार किया, लेकिन अब उस चीज़ को उस जगह पे पहुंचाना है
जहाँ पे वो लोग जाएंगे ढूंढने के लिए उस चीज़ को जिनको इसकी ज़रूरत है। तो इसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में रखना वो भी मार्केटिंग में आता है। और कहाँ पे रखना है चीज़, क्योंकि मार्केटिंग में मार्केट रिसर्च आता है, और मार्केट रिसर्च में वो पूरी तरह से ये देखते हैं कि कौन सा चीज़ लेने के लिए लोग कहाँ पे जा सकते हैं, या हम कैसे उन लोगों तक ये चीज़ पहुँचाए जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आप आजकल देखते हैं, आजकल आपने देखा है सिनेरियो ऑनलाइन शॉपिंग का, isn't it? तो एक आपके पास ऑप्शन है, जब आपको कोई चीज़ खरीदनी है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप मार्केट में जाएंगे और वहाँ पे दुकानों में देखेंगे उस चीज़ को। दूसरा है, ये हो गया फिज़िकल मार्केट जहाँ पे आप खुद घर से निकलते हैं और जाते हैं। दूसरा है, जैसे आप देखते हैं कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप ऑनलाइन मार्केट में जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, isn't it? और यहाँ पे आप क्या करते हैं, क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है? जी सर। ओके, तो ऑनलाइन शॉपिंग में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में आप देखते हैं कि कौन सा मार्केट है, मतलब वेबसाइट, जैसे आजकल है एंड्रॉयड पे आजकल ऐप्स हैं, तो आप उस ऐप को बाज़ाब्ता इंस्टॉल करते हैं, अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, तो फिर आप उसमें उस चीज़ को ढूंढते हैं। और वो जो है उन्होंने वो पूरा मैकेनिज़्म रखा होता है, वो आपको बहुत अच्छी तरह से उसका फ़ोटोग्राफ दिखाते हैं उस चीज़ का, उस चीज़ के जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो पूरी तरह से लिखे होते हैं। सपोज़ अगर आपको सूट ख़रीदना है तो वहाँ पे बाज़ाब्ता एक ब्यूटीफुल कलर्ड फ़ोटोग्राफ उसका होगा, वो किसी को पहन के होगा वो फ़ोटोग्राफ, और आपको लगेगा कि ये सूट कल को कैसा हो जाएगा पहन के। उसके नीचे उस प्रोडक्ट की डिटेल्स मेंशन है कि इसमें कौन सा फैब्रिक है, कॉटन कितना है, पॉलिस्टर है, क्या क्या है कपड़ा इसमें। फिर आप उसमें देखते हैं प्राइस भी लिखा होता है, और जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं फिर आप उसको बोलते हैं कि भाई साहब कुछ थोड़ा सा डिस्काउंट कीजिए, isn't it? तो यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन में फिर वो जो एक्चुअल प्राइस होता है उसे क्रॉस करके होगा, और यहाँ से आपको वो थोड़ा सा डिस्काउंट दे के डिस्काउंटेड प्राइस दिखाते हैं। और उसके बाद वो उसमें पूरा वो प्रोविज़न रखते हैं कि आपको जब बाई करना है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसकी पेमेंट उस डिलीवरी बॉय को करोगे जो वो सामान लेके आएगा। दूसरा है कि आप ऑनलाइन भी उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारा जो है ये सारा कुछ मार्केटिंग में आता है, क्योंकि ये एक्सचेंज अब हुआ, अब आपने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया और डिलीवरी बॉय कुछ दिन लेके वो ऑर्डर आपके घर आया और आपने उसको पेमेंट की, या अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं या कोई मोबाइल जैसे गूगल पे है या एम पे है तो आप ऑनलाइन भी उसको पे कर सकते हैं, फिर आपको डिलीवरी के टाइम उसको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब उन्होंने रखी उसमें तभी ये एक्सचेंज पॉसिबल हुआ। अदरवाइज अगर ये चीज़ें वो नहीं करते तो आपकी नीड थी, आपको सूट ख़रीदना था या आपको और कोई चीज़ ख़रीदना था, लेकिन आप नहीं ख़रीद पाते अगर ये फैसिलिटी वहाँ पे नहीं होती। तो एक्सचेंज, यहाँ पर भी एक्सचेंज हुआ ऑनलाइन में। आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट से उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ और वहाँ से आपके पास वो चीज़ आया जिसकी आपको ज़रूरत थी। ये समझ में आ रहा है आपको? जी सर। तो ये होता है, ये मार्केटिंग होती है। अब आपने डिफरेंस फील की होगी मार्केटिंग और सेलिंग में क्या फ़र्क है।
क्योंकि सेलिंग स्टार्ट होती है तब जब ऑलरेडी प्रोडक्ट आपके पास है, दुकान पे पहुंचा है, फिर वो उसको बेचने की कोशिश करता है। लेकिन मार्केटिंग तब स्टार्ट होती है जब अभी प्रोडक्ट बना ही नहीं होता, बिकॉज सेलिंग एक्चुअली मीन्स टू सेल what you have made, but marketing means to make what you can sell. Marketing means to make what you can sell. Suppose मैं ऐसी बात करूँगा, एक ज़माना था, आपको तो शायद उस ज़माने की ज़्यादा पता नहीं होगी, लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं घर पे, उनके साथ अगर आप बात करेंगे, दे मे बी फुली अवेयर अबाउट दैट। एक वक्त था जब हर किसी दफ्तर में या हर किसी जगह जहाँ पे कोई ख़ास काम होता था, वहाँ पे एक टाइपराइटर होता था। इवन ऑफिसेज में के लिए अपॉइंट होते थे टाइपिस्ट, जो उस टाइपराइटर को चलाते थे, क्योंकि सारी जो चिट्ठियाँ थी वो उसी पे टाइप होती थी। आपने टाइपराइटर के बारे में कभी सुना है? जी सर। Have you heard about typewriter? यस सर। क्या होता है टाइपराइटर? तो इसमें जैसे मतलब अगर कोर्ट में हम जाते हैं, वहाँ पे हमें अगर कोई एप्लीकेशन लिखवानी पड़ती है, तो सर फिर हम मतलब जो वहाँ पे टाइप होता है, मतलब वही फिर हमारी एप्लीकेशन को राइट करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने कब देखा ये? कितने टाइम के पहले आपने देखा ये कोर्ट में? ये सर वो मतलब 3-4 साल पहले भी सर हाँ। मैंने देखा है, और सर आजकल भी होता है ये। आजकल भी होता है, क्योंकि आजकल क्या हुआ, जो लोग टाइपराइटर यूज करते थे उन्होंने अब पहले ही सर मैंने ये। अच्छा, क्योंकि आजकल वो लोग रखते हैं ना कंप्यूटर, क्योंकि सपोज टाइपराइटर का काम अब सारा कंप्यूटर ने किया, क्योंकि टाइपराइटर में हर बार उनको करना पड़ता था पूरा टाइप। यहाँ पे कंप्यूटर में सपोज वो फॉर्मेट ऑलरेडी है, फिर आपको सपोज एफिडेविट बनाना है, फॉर्मेट ऑलरेडी यहाँ पे है, उसमें खाली वो आपका नाम भरेंगे और प्रिंट आउट देंगे, और टाइम भी कम लगेगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी, फ़ॉन्ट साइज जो होगा, बाकी चीज़ें। तो इसलिए वो जो टाइपराइटर का काम, इसी तरह दफ्तरों में जो टाइपराइटर हर किसी ऑफिस में लगे थे, वो वहाँ से उठ गए, वहाँ पे कंप्यूटर लग गए। तो इसी तरह कोर्ट्स में हर किसी जगह पहले होते थे टाइपराइटर्स, अब आहिस्ता आहिस्ता से वो टाइपराइटर वहाँ से उठ गए और कंप्यूटर, लैपटॉप्स लग गए, कंप्यूटर्स लग गए, isn't it? तो अब बात ये है कि एक टाइम पे बहुत बड़ी कंपनी थी जो टाइपराइटर्स बनाती थी, उसका नाम था रेमिंगटन। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इसी तरीके से टाइपराइटर मशीन्स की ज़रूरत थी, तो रेमिंगटन ये काम करती थी, वो बनाती थी। और चाहे स्कूल्स थे, ऑफिस कॉलेजेस थे, ऑफिसेस थे, सेक्रेटेरिएट था, बाकी बड़े बड़े दफ्तर थे, वहाँ उनको ख़रीदने पड़ते थे टाइपराइटर्स। लेकिन फिर जब कंप्यूटर्स आ गए तो, और कंप्यूटर आहिस्ता से कंप्यूटर्स ने टाइपराइटर्स को रिप्लेस किया, और आजकल शायद ही कोई दफ्तर होगा जहाँ पे अभी टाइपराइटर होगा। जो टाइपराइटर हर किसी दफ्तर की जीनत होती थी। तो अब अगर आज कोई मार्केट में वही टाइपराइटर्स बेचेगा जैसे पहले बेचते थे, उसका सैकड़ों हज़ारों में टाइपराइटर्स की सेल होती थी। इवन इंस्टीट्यूट्स होते थे जहाँ पे टाइपराइटर सिखाते थे चलाना, शॉर्ट हैंड, बाकी चीज़ें। तो अगर आजकल कोई अब बड़ा शोरूम रखेगा, उसमें टाइपराइटर्स रखेगा बेचने के लिए, क्या उसका काम चलेगा? उसका काम आज नहीं चलेगा, क्योंकि आज लोग कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स ढूंढेंगे, टाइपराइटर्स नहीं ढूंढेंगे। या एक वक्त था
आपने ब्लैक एंड वाइट टीवी तो देखा होगा आपने? जी सर। पहले होते थे ब्लैक एंड वाइट टीवी हर किसी घर में। आजकल क्या होते हैं? जी सर, एलसीडी। है ना? फिर कलर टीवी आ गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता से कलर टीवी को रिप्लेस किया एलसीडी एलईडी ने। तो अगर आजकल कोई इलेक्ट्रॉनिक शोरूम रखेगा ब्लैक एंड वाइट टीवीज बेचने के लिए और बोलेगा ह्यूज डिस्काउंट है, कितनी भी वो कोशिश करेगा उसको सेल करने की, खरीदेगा कोई? क्योंकि आजकल डिमांड है कलर टेलीविज़न की, इज़न्ट इट? तो ब्लैक एंड वाइट देखना कोई पसंद ही नहीं करेगा। तो इसलिए सेलिंग कुछ भी वो करे लेकिन उसको सेल करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए मार्केटिंग में ये पहले देखते हैं कि हमको कौन सा चीज़ बनाना है, क्योंकि वो डिसीजन इस बेस पे लेते हैं कि लोगों की ज़रूरत क्या है। सो दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नीड। Once they identify the need, then they look for the resources by virtue of which they will be able to create an offering in the form of a product or a service that will be able to fulfill that need. And in this process of fulfilling that need, an exchange will take place. And that exchange will take place, but at the same time they ensure that during this exchange there is profitability. Suppose अब कोई चीज़ उन्होंने देखा है, नीड है लोगों की, उस चीज़ को बनाया और उस चीज़ को बनाने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो यूज़ किए, ऑफ़र किया उन लोगों को जिनको उसकी ज़रूरत है, और वहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, चीज़ उन लोगों तक पहुँचेगा और उन लोगों से उसके मुआवजे में पैसा आएगा। और वो एक्सचेंज में उतना पैसा आना चाहिए जिससे जिसने ये सारा काम किया उसको प्रॉफिट हो। सपोज उसको खर्चा आ गया, सपोज इस चीज़ बनाने के लिए 100 रुपया, तो कम से कम 110 120 तो उसको आना चाहिए ना एक्सचेंज में, क्योंकि वो जो 10 या 20 रुपया है वो उसका प्रॉफिट बनेगा और उसी से उसका ये जो एफर्ट उसने लगाया उसकी कॉम्पेंसेशन उसको वही प्रॉफिट है। अगर उसको प्रॉफिट नहीं है तो फिर ये सही मार्केटिंग नहीं हुई, फिर लॉस में मत करेगा काम, क्योंकि लॉस में अगर वो देगा तो फिर ये लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं करेगा। तो अब देखो, अब हमने जो इस मार्केटिंग का ये सारा एक प्रोसेस के थ्रू जाता है और इस प्रोसेस में अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड हैं और उन एक्टिविटीज़ में एक एक्टिविटी सेलिंग भी आती है जहाँ पे एक्चुअल एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन उससे पहले जब सपोज़ किसी ने कोई चीज़ बनाया, किसी कंपनी ने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई सर्विस कोई ऑफ़र कर रहा है, अब जब तक उसके बारे में पता नहीं है लोगों को, तब तक मत लोग ढूंढेंगे उस चीज़ को, और ढूंढेगी वो तो कहाँ ढूंढेंगे। तो इसलिए उस चीज़ के लिए एक और एक्टिविटी में करनी पड़ती है मार्केटर्स को, जो मार्केटिंग में ही आती है, और उसे कहते हैं एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग से क्या होता है? लोगों को पता चलता है, उसका प्राइस पता चलता है। हाँ, एडवर्टाइजिंग से, एडवर्टाइजिंग एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन, राइट। सो एडवर्टाइजिंग जो है, इट इज़ ए मार्केटिंग कम्युनिकेशन थ्रू विच you communicate to people about your product or service। तो यहाँ पे जब आप एडवर्टीजिंग करते हैं तो आपको ये भी देखना है कि मुझे जो ये एडवर्टीजिंग मैसेज है ये किन तक पहुँचानी है। Who are the people
to whom this message should reach. तो यहाँ पे आप कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मार्केट सेगमेंटेशन है। आप देखते हैं कि मार्केट का कौन सा हिस्सा है जो इस प्रोडक्ट के लिए आपका सेगमेंट बन सकता है, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं। एक तो नीड है, किसी चीज़ की ज़रूरत, लेकिन साथ साथ अगर खाली नीड होगी, किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो आपका मार्केट सेगमेंट है? ज़रूरत है उसको उस चीज़ की जो आप बनाते हैं, जो आपके पास है, लेकिन क्या वो फिर भी आपका मार्केट सेगमेंट हो सकता है? नहीं। सपोज आपके पास कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, जी सर, तो मे बी आप कोई एक 5 स्टार होटल रन करते हैं या एक बहुत हाई क्लास रेस्टोरेंट आप चलाते हैं। तो अब कोई शख्स है, उसको भूख लगी है, उसको नीड है खाने की, और आपके पास उसकी नीड पूरी करने के लिए प्रोडक्ट है, सर्विस है, एक 5 स्टार होटल है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आप उसको बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ इस बेस पे कि उसको भूख लगी है, आप उसको अपना मार्केट सेगमेंट बना सकते हैं कि वो आपका कस्टमर बनेगा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज़ नहीं आ रही है? ओके, जस्ट अ मोमेंट। सर आप आवाज कट कट के आ रही है। ओके, आप ठीक है? सर आवाज कट कट के आ रही है। अभी भी कट कट के आ रही है? अब हो गई इम्प्रूवमेंट आवाज़ को? जी सर। ओके, तो हाँ, मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि मार्केटिंग में एक और चीज़ है जिसे मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन में एक मार्केटर जो होता है वो अपने मार्केट को स्टडी करता है और ये देखता है कि एक्चुअली कौन हो सकता है मेरा कस्टमर, ताकि वो अपनी जो कम्युनिकेशन है, एडवर्टीजिंग मैसेज है, वो उसी तक पहुंचाए जो उसका कस्टमर हो सकता है। यहाँ पर मैं अब आपको ये पूछता हूँ कि आप किस बेसिस पे ये तय करेंगे कि कौन आपका कस्टमर हो सकता है? एक तो आप ये माइंड में होगा कि किसी को अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की, जो चीज़ आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उस बेसिस पे आप तय कर सकते हैं कि वो आपका कस्टमर बन सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अगर आपके पास एक 5 स्टार होटल है या रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा, बहुत हाई क्लास रेस्टोरेंट, और अब कोई आदमी है जिसे भूख लगी है और आपके पास है वो चीज़ जिससे आप उसकी जो हंगर है उसको एड्रेस करेंगे, क्योंकि आप उसको बहुत लेविश खाना दे सकते हैं। क्या इस बेसिस पे आप ये तय कर सकते हैं कि वो आपका कस्टमर बन सकता है, वो आपके मार्केट सेगमेंट में इंक्लूड हो सकता है? यहाँ पे आप नहीं डिसाइड कर सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि आपका जो मार्केट सेगमेंट है वो हो सकता है जिसको नीड भी है, और नीड के साथ साथ
उसके पास परचेजिंग पावर भी है। परचेजिंग पावर मतलब पैसा। ये ऐसी एग्जांपल दूसरी में दूंगा, शायद उससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। सपोज कोई है, कोई आदमी है और उसको कम्यूट करने के लिए, उधर इधर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है, उसकी फैमिली को, उसको। तो एक कंपनी है, वो देखती है सपोज यहाँ पे तो नीड है गाड़ी की, क्योंकि कभी फैमिली को कहीं जाना होता है, कुछ होता है, तो कंपनी आती है, सपोज ऑडी या मर्सिडीज या और कोई कंपनी BMW, और ये गाड़ी बनाते हैं और इनकी गाड़ी का सपोज कीमत है 40 लाख या 35 लाख या 50 लाख, क्योंकि ये कंपनीज की गाड़ियाँ इसी कीमत की रेंज में आती हैं। तो ये क्या ये इस बेसिस पे मार्केट में रख सकते हैं अपना प्रोडक्ट कि यहाँ पे तो गाड़ी की ज़रूरत है तो लोग लेंगे हमारे प्रोडक्ट्स? ऐसा हो जाना हाँ, सर वो पहले ही देखेंगे, अगर मतलब किसी कस्टमर की नीड्स होगी हाँ, तो सर फिर वो मतलब उसके लिए वही फैसिलिटीज रखते हैं। लेकिन नीड तो होगी सपोज गाड़ी की, सबको या बहुत सारे लोगों को नीड तो होगी गाड़ी की, लेकिन क्या उसके बेसिस पे ये कंपनी वहाँ अपना मार्केट सेगमेंट में उन लोगों को इंक्लूड कर सकती है? नो सर। ओके गुड, व्हाई नॉट? क्योंकि सर जब उसके पास परचेजिंग पावर होगी तब वो उसको दे सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि जब तक परचेजिंग पावर साथ नहीं होगा, नीड तो होगी उनको उन गाड़ी की, लेकिन जब उनके पास वो परचेजिंग पावर नहीं है जिसके बिना पे वो उस गाड़ी को खरीद सके, जैसे मैंने बताया, सपोज आप देखते हैं वो कंपनीज जो है वो नहीं रखेगी यहाँ पे, अभी तक न यहाँ पे कश्मीर की मैं बात करूँगा, न यहाँ पे मर्सिडीज़ ने अपना शोरूम रखा है, न ऑडी ने शोरूम रखा है, ना ही यहाँ पे सपोज़ BMW ने अपना शोरूम रखा है। पता है क्यों नहीं रखा है? उन्होंने इस पर्पज़ के लिए नहीं रखा है क्योंकि यहाँ उनका मार्केट सेगमेंट अभी नहीं बना। हाँ, यहाँ पे आप देखिए मारुति के शोरूम्स हैं, हुंडई के शोरूम्स हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ उस रेंज में आती हैं जिस रेंज में लोग खरीद सकते हैं। गॉट इट? लेकिन वो जो कंपनीज हैं उनके शोरूम्स मुंबई में हैं, दिल्ली में हैं, क्योंकि वहाँ पे उनका मार्केट सेगमेंट है, या बड़े बड़ी सिटीज़ जो हैं जहाँ पे लोग अक्सर 40 लाख 35 लाख 50 लाख की गाड़ी खरीद सकते हैं। तो ये एक्चुअली होता है मार्केट सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन। तो उसमें ये देखते हैं, उसमें ये खाली नीड नहीं देखते हैं, उसमें ये नीड के साथ साथ देखते हैं कैपेसिटी टू बाई, दैट इज परचेजिंग पावर। सपोज हम बात करेंगे बड़े सिटीज़ की, वहाँ पे वो जो कॉरपोरेट कल्चर हैं, बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो उनकी सैलरीज बहुत हाई होती हैं। सपोज 10 लाख भी सैलरी पर मंथ लेते हैं वैसे लोग जो बड़े कॉरपोरेट कल्चर में एस्टैब्लिश्ड हैं, 5-5 लाख 10-10 लाख जो सैलरी लेंगे। तो वहाँ पे वो कैपेसिटी, वहाँ पे वो परचेजिंग पावर उनको होता है जिससे वो ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद सके। तो दैट इज़ वाई व्हेन market segmentation is done, marketers take this into consideration. तो अकॉर्डिंगली फिर वो अपनी जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन है जिसे हम एडवर्टीजिंग कहते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो उस एडवर्टीजिंग को उन लोगों तक पहुंचाते हैं मैसेज। अब अगर सपोज कितना भी वो यहाँ पे एडवर्टीज करे, सपोज उससे भी बड़ी कंपनीज हैं, सपोज पोर्श हैं, लंबोर्गी हैं, बाकी सारे जिनके 1 करोड़ से ऊपर की रेंज में गाड़ियाँ आती हैं।
अब अगर वो कितनी भी यहाँ पे एडवर्टीजिंग करे कश्मीर में, तो उनकी गाड़ियाँ बिकेगी यहाँ पे? नो सर। तो उनका जो एडवर्टीजिंग एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बिकेगी ही नहीं, क्योंकि परचेजिंग पावर उतना नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए वो पहले मार्केट सेगमेंटेशन देखते हैं, ताकि वो देखते हैं कि किस एरिया में हमारा सेगमेंट है मार्केट का, और वो उन तक पहुंचने के लिए फिर वो अपनी एडवर्टीजिंग स्टार्ट करते हैं। अब जब एडवर्टीजिंग की हम बात करते हैं, एडवर्टीजिंग में प्रिंट मीडिया भी यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी यूज़ होता है। प्रिंट मीडिया में अखबार जैसे हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगज़ीन्स हैं, या बाकी कुछ ऐसा जो रिटन फॉर्म में निकलते हैं, ब्रोशर्स, बाकी चीज़ें, तो ये कहलाता है प्रिंट एडवर्टीजमेंट। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, उसमें सपोज़ आपके टेलीविज़न है, रेडियो के थ्रू एडवर्टीज़ करेंगे। आजकल बहुत सारी चैनल्स हैं टेलीविज़न में, जो सैटेलाइट टीवी हैं, केबल टेलीविज़न हैं, तो उनके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज़ करते हैं। आप देखते हैं ना, कोई सीरियल देखते हैं, कोई न्यूज़ देखते हैं, बीच में एडवर्टीज़ चलता है किसी प्रोडक्ट का, किसी सर्विस का। तो उसमें उस कंपनी ने काफ़ी पैसा स्पेंड किया होता है, क्योंकि वो एडवर्टीजिंग जो होती है ये स्पॉन्सर्ड होती है, ये पे करता है इसके लिए पैसा, वो जो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहता है, तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है उसको। लेकिन जो अब इतना खर्च करता है, वो कितना केयरफुल रहेगा कि मुझे कौन सी चैनल पे एडवर्टीज़ करना है। तो वो ये भी देखता है, आप देखो मार्केटिंग कितनी इंटरेस्टेड है और उसमें कितना स्किल की ज़रूरत है। वो ये भी देखता है कि अगर मुझे इस प्रोडक्ट को ऐड करना है तो मेरा मार्केट सेगमेंट ज़रूरी है पहले आइडेंटिफाई करना। फिर वो देखता है जो उसका अपना मार्केट सेगमेंट है वो कौन से चैनल्स देखता है। आप देखते हैं इस वक्त सैकड़ों चैनल्स चलती हैं टेलीविज़न पे, isn't it? और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैनल्स में इंटरेस्टेड हैं। कुछ लोग कोई पर्टिकुलर चैनल देखते हैं, कुछ लोग कोई पर्टिकुलर चैनल को देखते हैं, है ना। फिर एक चैनल में कुछ लोग एक पर्टिकुलर प्रोग्राम देखते हैं, कुछ लोग कोई दूसरा पर्टिकुलर प्रोग्राम देखते हैं। तो वो जो है जिसको हम बात करते हैं ना मार्केट सर्वे की, मार्केट रिसर्च जब होता है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें वो ये पूरा स्टडी करते हैं। जैसे हम कहते हैं टीआरपी, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, वो देखते हैं पहले किस चैनल को कितने लोग देखते हैं, उसको टीआरपी से पता चलता है। हर चैनल का टीआरपी होता है, हर प्रोग्राम का अपना टीआरपी होता है, कौन सा प्रोग्राम कितने लोग देखते हैं। जैसे हम बात करेंगे, एक टाइम होता है उसे कहते हैं प्राइम टाइम। शायद आपने कभी ये लफ्ज़ सुना होगा, प्राइम टाइम। प्राइम टाइम वो टाइम होता है न्यूज़ चैनल्स के लिए अक्सर, या बाकी चैनल्स के लिए भी, जिस वक्त ज़्यादा लोग टेलीविज़न देखते हैं। क्या आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा टाइम हो सकता है प्राइम टाइम? थोड़ा सा अंदाज़ा लगा, कॉमन सेंस। जब सब ज़्यादा लोग देखते हैं। हाँ, जब ज़्यादा लोग टीवी देखते हैं। एक तो अगर सर सीरियल की बात करते हैं तो सर आजकल जनरेशन अक्सर मतलब शाम के बाद वो मतलब सीरियल देखते रहते हैं। वेरी गुड। तो वही शाम का ही टाइम ज़्यादा प्राइम टाइम में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि देखो आप क्या होता है, सपोज़ दिन को कोई ऑफिस जाएगा, कोई दुकान पे जाएगा, कोई स्कूल जाएगा, कोई और किसी काम पे जाएगा, isn't it? और दिन को भी देखते हैं, बहुत सारे लोग दिन को भी देखते हैं जो घर में होंगे।
लेकिन ज़्यादा लोग उस टाइम पे देखते हैं जब शाम का टाइम होता है, क्योंकि वो टाइम लगभग फ्री होता है, सारे लोग आए होते हैं ऑफिस से, दफ्तरों से, बाहर भी अंधेरा होता है, मार्केट भी में भी ज़्यादा घूमते नहीं हैं, फिर टीवी के साथ जुड़े होते हैं बहुत सारे लोग। तो वही टाइम कहलाता है प्राइम टाइम। अब देखो, शाम को भी एक पर्टिकुलर टाइम तक, जैसे आपने बोला, जैसे डिनर टाइम तक या उसके अराउंड टाइम तक, फिर उसके बाद क्या होता है? जी सर। फिर उसके बाद क्या होता है? शाम को सपोज देखा सीरियल, बाकी चीज़ें, डिनर किया, उसके बाद सर उसके बाद सर अक्सर अगर सर आजकल देखेंगे तो सर जो आजकल की जनरेशन ये सर फिर लग जाते हैं मतलब मोबाइल पे, मतलब नेट पे, इस सब पे। ओके। तो लेकिन फिर मोस्टली सपोज एक टाइम जब फिर सोते हैं लोग, इजंट इट? तो दैट मीन्स फिर शाम को आहिस्ता आहिस्ता से एक पीक पहुंचा जब बहुत सारे लोग टीवी के साथ जुट जाते हैं, होता है प्राइम टाइम। फिर कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने बोला कि दिन में भी बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रात को भी देखते हैं, जो रात के 11 बजे 12 बजे भी कुछ मूवी या कुछ न्यूज़ देखते होंगे। लेकिन फिर बहुत सारे लोग तब उस टाइम तक सो गए होते हैं, इजंट इट? और फिर टीवी के साथ फिर कम लोग उस वक्त जुड़े होते हैं, तो प्राइम टाइम ख़त्म होता है फिर। तो अब जब प्राइम टाइम होता है उस वक्त सबसे ज़्यादा चार्ज करते हैं चैनल्स ऐड को। जब एडवर्टीजमेंट होती है ना, वो अगर आप देंगे, क्योंकि इन्होंने निकाला होता है अपना प्राइम टाइम, हर किसी चैनल ने, क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हमारा टीआरपी चलता है, हम सबसे ज़्यादा लोग हम टेलीविज़न के साथ जुड़े होते हैं। तो उस वक्त वो, अगर आप उस वक्त सपोज़ 5 सेकंड 10 सेकंड का ऐड देंगे, तो उस वक्त सपोज़ अगर आपको 2 लाख लगेंगे, तो मे बी दिन में उसी टाइम के ऐड को आपको 1 ही लाख लगेगा। तो ये होता है प्राइम टाइम। तो अब जो कंपनीज हैं, जब उनको एडवर्टीजिंग करनी होती है, तो उनको ये डिसाइड करना है कि क्या हमको ये ऐड प्राइम टाइम पे चलाना है या किसी दूसरे टाइम पे। वो डिपेंड करता है कि उनका जो मार्केट सेगमेंट है वो किस टाइम पे टीवी के साथ जुड़ा होगा, राइट? तो ये भी आता है मार्केटिंग में। फिर इसमें आती हैं पब्लिक रिलेशंस भी, क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट हैं, तो आपका थोड़ा सा इसमें बिजनेस बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में अब थोड़ा सा सब चैप्टर हैं, थोड़ा सा एक यूनिट में एक पार्ट है, तो ज़्यादा भी हम इसको अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैंने आपको फिर भी बताया इसमें। तो फिर पब्लिक रिलेशंस होती हैं, पब्लिक रिलेशंस या पब्लिसिटी, तो ताकि कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ करती हैं कंपनी जिसमें उस कंपनी की पब्लिसिटी होती है। पब्लिसिटी एडवर्टाइजिंग से थोड़ा अलग है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में आपको पैसा खर्च करना पड़ता है उस चीज़ के लिए, और पब्लिसिटी वो फ्री में आती है, क्योंकि उसमें आप कुछ एफर्ट्स करते हैं और फिर लोग आपकी कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव इमेज स्प्रेड करते हैं, दैट इज़ पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी के लिए भी मार्केटिंग में एक्टिविटीज़ हैं, पब्लिक रिलेशंस, दे लुक आफ्टर सम सच एक्टिविटीज़ by which a positive publicity is generated for the company। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर जैसे सेल्स प्रमोशन वो भी होता है। आप देखते हैं कभी आपको कोई चीज़ ख़रीदना होता है और कभी उस चीज़ पर बहुत बड़ी डिस्काउंट लगती है, और आपने शायद अब उस वक्त नहीं बनाया होता था माइंड उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, लेकिन न्यूज़पेपर पे या किसी के थ्रू, आजकल सोशल मीडिया भी है ना, ये डिजिटल मीडिया का काफ़ी यूज़ होता है, जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, जो आपको सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टीज आते हैं, आपको पता चलता है कि आज तो इस प्रोडक्ट में इतना डिस्काउंट है। मे बी समर है और आपने इस वक्त स्वेटर का नहीं सोचा है ख़रीदने का, या जैकेट का या कोट का, लेकिन आपको पता चलता है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग मैसेज आपको पहुंचती है कि आजकल तो इस पर इतना डिस्काउंट चलता है। तो आप क्या करते हैं, आप उसमें ये जो है डिस्काउंट में आप
अपना माइंड बनाते हैं कि लेट मी गो फॉर दिस परचेज राइट नाउ, आप सोचते हैं कि मैं आज ही इस चीज़ को परचेज करूं ताकि मुझे इस डिस्काउंट का बेनिफिट हासिल हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके डिसीजंस ट्रिगर करते हैं। ये आपके जो ये होती है प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन, that the company had taken such an initiative by which you got motivated to take a decision to buy that product right now. Otherwise आपने सोचा था कि चलो अब इस वक्त जुलाई है, गर्मी है, तो इस वक्त मुझे जैकेट या स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, मैं नवंबर में या दिसंबर में लूँगी। लेकिन यहाँ से आपको लगता है आज तो इतनी इस पर डिस्काउंट है, चलो लेके रखेंगे, isn't it? तो ये होता है, इट इज़ सेल्स प्रमोशन, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मार्केटिंग में आते हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से स्टडी करना। तो फिर कोई चीज़ है अगर जो आप और कुछ अंडरस्टैंड करना चाहोगे इस बारे में तो यू कैन आस्क मी।